अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं हसैन लियाकत। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और आज के दिन हम बात करेंगे यकीनी तौर पर पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड सीरीज़ के हवाले से। और कुछ मैचेस हुए हैं उनके ऊपर तो बात करना बनती है। पहला T20 पाकिस्तान ने जीता, फिर दूसरा T20 जीता और आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरा T20 कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जाएगा। लेकिन उससे पहले बात करते हैं, कुछ पॉजिटिव्स भी हुए हैं। और माउंटेन क्लाइंबिंग के हवाले से अगर बात की जाए तो नाइला कियानी और उनके साथ साथ शहरोज़ काशिफ, इन दोनों ने जो है अन्नपूर्णा जिसकी जो हाइट है वो 8,091 मीटर है सतह समंदर से, वो इन्होंने आज सर किया है। और यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ी जो है ये कामयाबी है। इस तमाम पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अली ताबिश, स्टूडियो में मौजूद हैं। और सबसे पहले अली, इससे पहले कि हम न्यूजीलैंड की सीरीज़ के हवाले से बात करें, थोड़ा सा नाइला और शहरोज़ के हवाले से भी थोड़ा सा इनको भी बैकअप करना चाहिए हमें। बिल्कुल वंडरफुल अचीवमेंट बाय बोथ ऑफ देम। शहरोज़ ने माशाल्लाह से 14 जो 8,000 पीक्स हैं, 8,000 पीक्स जिनको बोलते हैं, कोवेटेड पीक्स हैं 14, उनमें से 11 सर कर ली हैं, विच इज़ अ ग्रेट फीट एंड ही इज़ द यंगेस्ट वन टू डू सो। सबसे कम उम्री में उन्होंने ये 11 अचीव कर ली हैं माशाल्लाह से। नाइला इज़ द फर्स्ट वुमन टू डू सो। अन्नपूर्णा वन पहली जो है पाकिस्तानी खातून ने जो है वो कहते हैं क्लाइम की है। और वंडरफुल अचीवमेंट दोनों को हमारी तरफ से खराज तहसीन। और भी ख़वातीन के लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ना सर, ये 8,000 किसी भी फील्ड में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो ये वो वैसे माउंटेन क्लाइंबिंग तो वैसे ही, लेकिन वो उसके लिए जो प्रेपरेशन चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, जो विल पावर चाहिए, दैट इज़ समथिंग एल्स। आप इतना सोच लें कि यहाँ पर मैं अगर कोशिश करें कि हम नॉर्थ में कहीं सैफुल मुलूक भी जाने का सोचें तो हमें उसके लिए भी अपने आप को 2-3 हफ्ते प्रिपेयर करना पड़ेगा, हालांकि इट्स जस्ट अ वेकेशन। लेकिन 8,000 पीक, 8,091 मीटर की बुलंदी तय करना is a huge thing। तो सल्यूट टू बोथ ऑफ देम एंड उम्मीद करते हैं कि ऐसे और बहुत पाकिस्तानी होंगे जो हमारा नाम जो है उन चोटियों पे जाके लिखेंगे इंशाल्लाह, और हमारा सर और फ़ख्र से बुलंद करेंगे। अच्छा अली, ये बताइएगा कि अब पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड की बात कर लेते हैं। और जिस तरह पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीम पहले T20 में खेली, उसके ऊपर बात करते हैं, क्योंकि अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया था। पहले T20 के हवाले से अगर बात की जाए तो ओपनिंग स्लॉट थोड़ी सी फेल हमें नज़र आई। और ओपनिंग स्लॉट में बाबर आजम और रिजवान जिस दिन फेल हुए तो उस दिन हमें मिडिल ऑर्डर में अच्छा सहारा मिला। ये रेस्ट की वजह से था कि जो ओपनिंग हमारी फेल होगी, क्योंकि रेस्ट भी था अफगानिस्तान की सीरीज़ के हवाले से। आपने देखा होगा रिजवान भी नहीं खेल रहे थे, बाबर भी, या कुछ और माइंड में चल रहा था, क्योंकि एक्सपेक्टेशन तो यही की जाती है जब भी बाबर रिजवान आते हैं कि दोनों में से एक कोई तो स्कोर लगाएगा। देखिए, उनको रेस्ट कराना हमारा डिसीजन था और मेरे ख्याल से बहुत अच्छा डिसीजन था। मैंने शायद पहले भी इस बारे में बात की कि आप 5 अपने बड़े प्लेयर्स को रेस्ट करवा रहे हैं, वेरी नाइस। उनको दे हैड अ वेरी लॉन्ग जो है ना, जो पिछला सेशन था, वो जो सीज़न चला था वो बहुत लंबा चला था और उनको रेस्ट की बड़ी ज़रूरत थी। उस रेस्ट में हमने देखा बाबर आजम को माशाल्लाह से उसे पार्लियामेंट्री अवार्ड भी मिला, प्रेसिडेंशियल अवार्ड भी मिला और फिर वो उम्रा भी करने गए। रेस्ट करने से उनको उम्रे शुमरे, ये आप कह रहे हैं मतलब उनकी वो देखें, कुछ चीज़ें होती हैं ना कि पर्सनल माइलस्टोन्स भी होते हैं, कुछ होने वाले होते हैं, तो वो उनको वो मौका मिल गया वो चीज़ें अचीव करने का। बट मोर इम्पॉर्टेंटली उनको वापस आने का, ओपनिंग का जो थिंक वो जो टाइम था, अगर उसमें आपने पिच को देखा, जो पिच की मूवमेंट थी उस टाइम पे, आई डोंट थिंक एनीबडी हैड एक्सपेक्टेड कि वो उस तरह से पिच जो पहले 3-4 ओवर में जिस तरह से उसने बिहेव किया कि वो पिच उस तरह से बिहेव करेगी। जो बहुत स्ट्रेंज बात थी कि कज़ाफ़ी की पिच, जो कि जैसा उसने पहले 3-4 ओवर में बिहेव किया वैसा कोई नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था। ऑल्दो कज़ाफ़ी का एवरेज स्कोर 160-170 के दरमियान में होता है, एट बेस्ट 180 का लोगों ने रखा हुआ था कि अच्छा स्कोर होगा तो 180, विच पाकिस्तान इवेंचुअली डिड। 182 पाकिस्तान ने बना दिया। लेकिन जो पहले 3-4 ओवर थे, जो बॉल की मूवमेंट थी, जैसे बाबर पजल हो रहे थे, रिजवान पजल हो रहे थे, वो काफ़ी स्ट्रेंज सी एक चीज़ थी। और अगर हो भी गई पार्टनरशिप फेल, नहीं चले ओपनिंग पेयर, तो दैट इज़ ओके टू, बिकॉज जो अप्रोच दोनों मैचेस में देखने को नज़र आई वो पाकिस्तान की तरफ से बहुत अग्रेसिव अप्रोच थी। पहले मैच में ओपनिंग पेयर नहीं चला, दूसरे मैच में मिडिल ऑर्डर नहीं चला, और वो बिल्कुल ऐसे था कि अच्छा ठीक है, इफ़ यू आर नॉट डूइंग देन वी आर डूइंग। वो एक बहुत खुशहाइन बात है मेरे हिसाब से कि अगर आपका ठीक है, आपका ओपनिंग पेयर जो बहुत मुस्तनद पेयर है, बड़े अरसे से स्कोर करता आ रहा है, एक दिन अगर वो नहीं चला तो मिडिल ऑर्डर ने प्रॉपरली उसका जो है ना, साइम और फ़खर की पहले मैच की जो इनिंग्स थी, इट वाज ब्यूटीफुल। साइम की हिटिंग तो मैं कहता हूँ, मैं अच्छा, एक मेरे ज़हन में ये भी सवाल एक आता है, चले अगले मैच पे तो अगले सेगमेंट में हमने बात करनी है
कि साइम और फ़खर आए और वो खेले, वो इस वजह से खेले कि आपको पता है कि 3-4 ओवर्स में दोनों ही आउट हो गए। आपके तो 4 ओपनर्स खेल रहे हैं एक ही टीम में, तो उनके लिए भी जो है ना वो ओपनिंग वाला ही माहौल था। बिल्कुल ऐसे। जब आप के जो दोनों ओपनर्स हैं वो तीसरे या चौथे ओवर में आउट हो जाएं, तो उसके बाद पीछे से मिडिल ऑर्डर आता है, टुक टुक करता है, लेकिन उन्होंने टुक टुक नहीं की, बल्कि उन्होंने बड़ी अच्छी इनिंग्स बिल्ड की। तो यही मसला है, क्योंकि हमारे पास मिडिल ऑर्डर तो है नहीं, हम तो ओपनर ही खिला रहे हैं पहले 4 नंबर्स पे। ओपनर देखें, T20 क्रिकेट में जब से बाबर और रिजवान ओपनिंग कर रहे हैं, फ़खर ने जब T20 खेला है पाकिस्तान के लिए तो वन डाउन ही खेला है, क्योंकि बाबर और रिजवान ओपनिंग कर रहे हैं। वो वेरिड पोजीशन भी रही है उनकी। लेकिन साइम अयूब का इंटरव्यू सीरीज से पहले ये था, उनसे पूछा गया कि आप किस नंबर पे खेलना पसंद करें, बाबर के साथ ओपनिंग करना पसंद करें? तो कहा वो तो ड्रीम है, ऑब्वियसली वो तो एक ख्वाहिश है मेरी कि मैं बाबर के साथ ओपनिंग करूँ, सच अ बिग प्लेयर। लेकिन मैं अगर पाकिस्तान की टीम में खेलूँ तो मुझे जिस मर्जी पोजीशन पे खिला ले, मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगा और मैं फुल करने की कोशिश करूँगा, जो हमने पहले मैच में देखा बड़ा क्लियरली। ठीक है, उनको अर्ली इनरोड्स मिल गए, न्यूजीलैंड को मिल गए, बाबर रिजवान जल्दी आउट हो गए, साइम और फ़खर को दोनों को एक साथ बैटिंग करने का। आई थिंक मैंने बड़े अरसे बाद दोनों लेफ्टी का कॉम्बिनेशन T20 क्रिकेट में पाकिस्तान में बड़े अरसे बाद देखा था कि दो बहुत फ्लैशी अग्रेसिव बैट्समैन और दोनों लेफ्टी एक साथ खेल रहे हों। एक तरफ फ़खर का बल्ला चल रहा और दूसरा जो है ना वो साइम के वो जो मज़ेदार, वो बड़े न्यू है ना, इवन वो नई चीज़ जब भी आती है हर इंसान को अच्छी लगती है ना, कहते हैं चेंज इज़ ऑलवेज नाइस इन दैट रिगार्ड। तो वो बहुत बहुत मतलब इट वाज आपको सईद अनवर और आमिर सोहेल याद आ गए? बिल्कुल ऐसे, क्वाइट फ्रैंकली यस। तो वो स्टाइल जो था ना, वो फ़खर का जोर लगाना और साइम का टाइम करना, और वो मतलब यू होल्ड द पोज फॉर द शॉट, वो खूबसूरती वो बड़े अरसे बाद देखने को मिली। एंड इट वाज ब्यूटीफुल, इट वाज रिफ्रेशिंग टू सी। बड़ा मज़ा आ रहा था वो इनिंग्स देखते हुए। ऑल्दो दोनों अनफॉर्चुनेटली 47 पे आउट हो गए, तो वो एक हाँ अच्छा, ये बताएं कि साइम अयूब जब अफगानिस्तान के खिलाफ खेले और शारजा में खेले, वो बुझे बुझे थे, लेकिन जब रिजवान और बाबर की कप्तानी में खेले, फ़खर जमान के साथ खेले, तो वो बड़ी ज़बरदस्त हमें नज़र आए, स्पेशली पहले मैच की अगर बात की जाए। सर फ़र्क तो यहीं पे है ना, हम यही कहते हैं कि एक्सपीरियंस और यंगस्टर्स का एक गुलदस्ता होना चाहिए, इनको एक होके खेलना चाहिए। ये नहीं कि आपने किसी टूर में सारी की सारी जो है वो टीम रेस्ट करवा के दूसरी जानिब से यंगस्टर्स को मौका दे दिया। यंगस्टर्स जब नाकाम होंगे, यंगस्टर्स सबस को रेस्ट करवा दो और सीनियर्स को मौका दे दो। तो मेरा ख्याल है कि जिस तरह यंगस्टर्स और यंग प्लेयर्स का ये ब्लेंड है, इसको इसी तरह रहना चाहिए, क्योंकि साइम अयूब की तो इनिंग्स हमने देखी, बहुत ही कॉम्पैक्ट इनिंग्स थी। सर अफगानिस्तान वाली सीरीज़ में 2 मैचों में साइम अयूब नहीं चले, तीसरे मैच में 49 किया, बड़ा खूबसूरत किया। आप दोनों पहले 2 मैचेस की अप्रोच अफगानिस्तान सीरीज़ के और तीसरे मैच की अप्रोच, ज़मीन आसमान का फ़र्क था। तीसरे मैच में पाकिस्तान ने जिस तरह की क्रिकेट खेलनी चाहिए थी, जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, उस तरह की खेली एंड एवरीवन परफॉर्म्ड। ठीक है, बड़ा कॉम्प्रहेंसिवली पाकिस्तान मैच जीता। सेम इज़ द केस यार पहले मैच में साइम अयूब की परफॉर्मेंस, वो जिस तरह की क्रिकेट खेलना चाहते हैं वो उन्होंने वैसी क्रिकेट खेली और वो कामयाब हुआ। ठीक है, इन सम डेज आपके साथ ये होगा कि आप वो क्रिकेट खेलना जैसे फ़खर के साथ हुआ, जैसे साइम के साथ दूसरे मैच में हुआ, बाद में बात करेंगे। कुछ दिन ऐसा होगा कि वो नहीं चलेंगे, कुछ दिन ऐसा होगा वो चलेंगे। जिस दिन वो चलेंगे वो बहुत खूबसूरत लगेंगे, जिस दिन वो नहीं चलेंगे उस दिन सबका दिल दुखेगा। वो ऐसे ही होता है, जिस दिन बाबर परफॉर्म नहीं करता उस दिन कहते यार क्या मैच है आज, बाबर ने परफॉर्म नहीं किया, जैसे हमारे से पहले मैच में हमें देखने को मिला। बड़े प्लेयर के साथ खेलने का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। बिल्कुल ऐसे होता है जैसे किसी भी करियर में आपके साथ अगर कोई सीनियर लगा हुआ हो, आप सीनियर की गाइडेंस में चल रहे हो, तो आप एक बेहतर मतलब इन द लॉन्ग रन आपका करियर पाथ अच्छा हो जाएगा। डिफरेंस ना, अगर बाबर नहीं खेल रहे ना, तो बाबर अगर 1 मैच में नहीं खेलते नो प्रॉब्लम, 2 मैच में नहीं खेलते नो प्रॉब्लम, 5 मैच में नहीं खेलेंगे ना, लोग ये नहीं कहेंगे इनको निकालो, ये कहेंगे यार आउट ऑफ फॉर्म है, खराब चल रही है फॉर्म, 6 महीने बर्दाश्त करेंगे। जिस तरह इंडिया में कोहली को उन्होंने 1.5 साल बर्दाश्त किया, लेकिन साइम अयूब के लिए मैं इस वजह से कह रहा हूँ ना कि परफॉर्मेंसेस स्टार्ट के दिनों में इतनी ज़्यादा मैटर करती हैं कि आपको तकरीबन हर दूसरी गेम में कुछ ना कुछ करना पड़ता है, फिर आप एक दफ़ा नज़र में आते हैं और फिर ये भी फॉर्म वाला और आउट ऑफ फॉर्म वाला सिस्टम आपके लिए भी चलता है। लेकिन स्टार्ट के दिनों में तो परफॉर्मेंस मैटर करती है ना सर, करती है। कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है, बहुत बड़ा नाम होता है। बाबर आजम पूरी दुनिया में मिस्टर कंसिस्टेंट के नाम से जाने जा रहे हैं, तो वो कंसिस्टेंसी की वजह से जा रहे हैं, बार बार एक के बाद एक परफॉर्मेंस। ये जितने नए लड़के हैं उसमें से जो पिछले अफगानिस्तान स्क्वाड में थे और इस स्क्वाड में, उसमें से 2 ही हैं, साइम अयूब और मोहम्मद हारिस हैं, जमान है, एहसान है। नहीं डेब्यूज जो भी नए डेब्यूटेंट जमान है, एहसान है एग्जैक्टली, और हारिस तो साइम है। T20 में अभी हमने साइम और जमान को देखा पिछली सीरीज से,
दोनों को सीनियर्स के साथ खेलना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना बाकियों का सीनियर्स के साथ खेलना है, लेकिन उनका इंटरनेशनल एक्सपोजर दिलाना भी उतना इम्पोर्टेंट है जितना सीनियर्स के साथ खेलना इम्पोर्टेंट है। अब उनको PSL से उठा के हमने अपने टीम में तो खिला दिया, वो एक्सपीरियंस, वो प्रेशर लेना, ठीक है, वो वही चीज़ हमें नजर आई कि आप 2 मैचों में अगर नहीं ले सके, एक मैच में आपने सिर्फ अपनी सोच लिया ना कि यार मैं आज प्रेशर के बगैर खेलूंगा, माइंडसेट की थोड़ी सी गेम आ जाती है। वही माइंडसेट आपका सीनियर्स प्रोवाइड करते हैं उस गेम में, और वहाँ पे वो बेहतर गेम आपको देखने को मिलती है। व्हाट्स अबाउट फखर जमान? ही वाज फैंटास्टिक इन T21। आई थिंक जो जिस टाइम पे उनसे जो इनिंग्स रिक्वायर्ड थी वो उन्होंने बहुत अच्छी खेली। अगर वहाँ पे ना खेलते टीम कोलैप्स हो जाती। बिल्कुल ऐसी। और साथ आई थिंक साइम अयूब को भी उन्होंने चलाया ये उन पे। बिल्कुल चलाया उन्होंने। असल में अग्रेसर शुरू में जो उस पार्टनरशिप साइम और फखर की पार्टनरशिप पहली की मैं समझूंगा कि एक पाव जो समझ लें एक किस्म का जो फर्स्ट क्वार्टर था उसका, वो फ़खर ज़मान थे। फ़खर ज़मान को देख के थोड़ा सा साइम अयूब को भी आया, उनको पिच को जज कर लिया उन्होंने। अच्छा, उन्हें समझ लिया कि मैंने कहाँ से शॉट कहाँ पे देनी है। स्पिनर को उन्होंने बहुत अच्छा टेक ऑन किया, उनका छक्का बहुत खूबसूरत था जो उन्होंने अपना अब जो सिग्नेचर शॉट एक किस्म की मारते होते हैं वो। और पार्टनरशिप बिल्ड करने का भी थोड़ा सा तरीका दिखाया फ़खर ने, जो अक्सर लोग फ़खर के ऊपर क्रिटिसाइज़ करते थे कि फ़खर को पार्टनरशिप बिल्ड नहीं करनी आती। फ़खर नोज़ हाउ टू स्कोर रन्स, लेकिन किसी एक बंदे के साथ पार्टनरशिप बिल्ड करने का अक्सर थोड़ा बहुत ये क्रिटिसिज्म फ़खर के ऊपर सुनने को मिलता है। लेकिन साइम के साथ जो पार्टनरशिप उन्होंने लगाई, जहाँ पे पाकिस्तान को बहुत ज़रूरत थी उस पार्टनरशिप की, इट वाज ब्रिलियंट। वो जिस मकाम पे लेके गए, अगर वो उन दोनों की पार्टनरशिप ना होती तो प्रॉब्ली पाकिस्तान का 182 स्कोर भी ना होता। अच्छा, अगर बाबर रिजवान नहीं चलते तो लेट्स सपोज साइम और फ़खर चल जाते हैं, ठीक है, लेकिन एक थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम लग रहा है, पता नहीं आपको भी लग रहा है नहीं, साइम और फ़खर के बाद शादाब, इफ्तिखार, इमाद और फ़हीम अशरफ, इनमें से तो ट्रस्ट वाला बंदा सिर्फ इफ्तिखार ही है, जिस पे आप कह सकते हैं यार कि आप पे तकिया किया जा सकता है। शादाब तो आपको पता है ऑलराउंडर है ना, उसने बैटिंग में ना किया बॉलिंग में करके दे देगा। इमाद का भी वही सीन है। इफ्तिखार आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट हो चुके हैं, और इफ्तिखार को कोई ना कोई वहाँ पे चाहिए भी बंदा अपने साथ। देखें, ये इसी गुफ्तगू में हम सेकंड मैच के ऊपर भी जो डिस्कशन करेंगे उसमें भी पहुँचेंगे इस पॉइंट पे। इफ्तिखार का देखें, बीइंग अ पावर हिटर, आपका जो इंसर्शन होती है ना, जब आप गेम में इंसर्ट हो रहे हैं, आप जिस मकाम पे एंटर हो रहे हैं फील्ड के अंदर, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब हमने ये चीज़ आसिफ अली के साथ बहुत देखी। एवरीवन नोज आसिफ अली इज़ अ ग्रेट पावर हिटर, वही मशहूर है अपनी वो 6 हिटिंग के लिए, पावर हिटिंग के लिए। लेकिन उनको गेम में किस मौके पे डाला जा रहा है, किस मौके पे वो अंदर जा रहे हैं, पिच के ऊपर जा रहे हैं, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आसिफ अली को 12वें ओवर में भेजेंगे, बहुत कम होगा कि वो उनकी वहाँ से कोई अच्छी इनिंग्स देखने को मिलेगी। आसिफ अली 17वें 18वें ओवर में 16वें ओवर में गेम में जा रहा है, हम देख रहे हैं कि उन्होंने 11 बॉलों पे 41 भी किया है। उन्होंने आखिरी ओवर में 4 छक्के भी मार दिए, आखिरी 10 गेंदों के ऊपर जो है वो 6 छक्के मार के पाकिस्तान को मैच भी जितवा दिया। तो वो पावर हिटिंग का जो टाइम है ना, टाइम ऑफ एंट्री है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम इज़ द केस विद इफ्तिखार। अब ना इफ्तिखार के दोनों मोड हैं। आपको मुझे इफ्तिखार को देख के एक 2007 से 2010 का जो T20 क्रिकेट खेलने वाला मिसबाह उल हक था, उसकी बड़ी जो है ना याद आती है। बड़ा मैं रिमेंबर करता हूँ उस पीरियड को, कि वो बंदा कि अगर 35 पे 4 आउट हो गए हैं T20 क्रिकेट में 6-7 ओवरों के अंदर, तब वो आके थोड़ा बहुत इनिंग्स बिल्ड करने को, तो इफ्तिखार वो वाला मादा भी रखते हैं। नीचे बैठ के एक टांग पे छक्के लगाने का मादा भी रखते हैं। फास्ट बॉलर पे हल्की सी टांग निकाल के यूँ सामने की चपेट मारने का मादा भी रखते हैं। तो बहुत मज़ेदार उनके गेयर्स हैं जिसके अंदर वो प्ले करते हैं। अच्छा, अगर बॉलिंग की बात की जाए, पाकिस्तान की स्पेशली बॉलिंग की बात की जाए, तो उसमें आई थिंक सो बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। पहले T20 में भी हमने देखा कि हारिस रऊफ़ एंड इमाद वसीम, इन दोनों के हवाले से बताइएगा। और इसके बाद फिर अगले सेगमेंट में आएंगे तो एक शख्स के हवाले से ज़रूर बात करेंगे, वो शाहीन शाह अफरीदी हैं। बिल्कुल। पाकिस्तान की बॉलिंग, आई थिंक पूरी दुनिया इस टाइम एक ही बात बोल रही है कि अगर बॉलिंग अटैक की बात की जाए तो पाकिस्तान हैज़ द बेस्ट बॉलिंग अटैक इन द वर्ल्ड राइट नाउ। पेस, एक्यूरेसी, कंसिस्टेंसी, स्विंग, रिवर्स स्विंग, मतलब आप जिस चीज़ की बात करें वो इस टाइम पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। स्विंग अप फ्रंट, शाहीन शाह इज़ देयर, जो पहले ओवर में बॉल को जो है ना घुमा फिरा के, और पहले आई थिंक ही सबसे ज़्यादा विकेट्स हो गई उनकी ओपनिंग ओवर्स की, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। उसके बाद आपके पास फर्स्ट चेंज के ऊपर भी मुझे एक चीज़ इस अटैक में जो भी सीरीज़ में खेल रहा है उसमें समझ जो नहीं आ रही थोड़ी सी, वो फ़हीम अशरफ की बॉलिंग है। फ़हीम अशरफ खेल तो एज एन ऑलराउंडर रहे हैं,
लेकिन फ़हीम अशरफ की बॉलिंग दोनों मैचेस में एक्सपेंसिव रही, अगर आपने गौर किया। पहले मैच में भी एक्सपेंसिव थी, सेकंड में भी। उनकी जगह कौन सी बनती है, क्योंकि हम देखते थे और हम PSL में भी देखते थे कि इस्लामाबाद के लिए फ़हीम अशरफ यूज्ड टू ओपन द बॉलिंग। ओपनिंग ओवर करते होते थे, पहला नहीं तो दूसरा या तो तीसरा। पावर प्ले के अंदर बॉलिंग करते थे और उसके अंदर वो विकेट भी निकालते थे और बहुत इकोनॉमिकल बॉलिंग भी करते थे। लेकिन अभी जो फ़हीम अशरफ की बॉलिंग थोड़ा सा आपसे डिसएग्री इस वजह से करूंगा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड में आगे फिर आपको पता है मुल्तान और कराची के बल्लेबाज खेल रहे होते हैं, तो वहाँ पे फिर आपको पता है कि इंटरनेशनल बल्लेबाज खेल रहे होते हैं। फ़हीम अशरफ इतना पेस ऑफर नहीं करते। इस तमाम तौर पर हम डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हो जाता है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो इस डिस्कशन को कंटिन्यू। वेलकम बैक टू शो। अली ताबिश से डिस्कशन का सिलसिला कंटिन्यू रखा हुआ था हमने और कंटिन्यू रखते हैं। रखा हुआ तो था लेकिन अब रखते हैं। इमाद वसीम के हवाले से आपने बात नहीं की और स्पेशली हारिस रऊफ़ के हवाले से, वो तो बहुत ही स्पेशल रहे लास्ट जो दोनों मैचेस हुए, लेकिन स्पेशली पहले मैच की बात की जाए तो हारिस रऊफ़ के दोनों जो थे स्पेल्स दोनों मैचेस के, वो स्पेशल इस तरह थे कि जो उन्होंने कुछ पिछले 3 साल में सीखा है ना, एवरीथिंग वाज बीइंग यूज्ड। उनका तेज़ निकलता हुआ बाउंसर, उनका बिल्कुल स्लो ऑफ कटर, उनका चेंज ऑफ पेस जो है ना, एक हल्का सा, मतलब ना ज़्यादा तेज़ ना ज़्यादा स्लो, एक एवरेज स्पीड वाली डिलीवरी जो हरी ऑन कर रही है बैट्समैन कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा है और वो निकल के उसको जो है ना थोड़ा सा बीट हो रहा है। तो उनका पिछले 3 साल में भी जो उन्होंने सीखा है वो हमें नज़र आ रहा था कि यार ये टेस्ट उसका जो है ना एप्लीकेशन बहुत ज़बरदस्त हो रही है। ब्रिलियंट दोनों मैचों में, 2 मैचों में T20 में 8 विकेटें लेना, वो भी इकोनॉमिकल अंडर 6 की इकॉनमी में, ब्यूटीफुल बात है बहुत ज़्यादा। अंडर 7 की इकॉनमी जो जैसे कह लें। इमाद वसीम की बॉलिंग हैट्रिक पे आ गए थे पहले मैच में, ज़बरदस्त उनका जो है ना डिलीवरी, स्ट्राइड, उनका थ्रो, जो चीज़ उनको बिल्कुल जैसे उनको प्रोड्यूस, जैसे मैं पहले बात कर रहा था कि फ़हीम अशरफ ओपनिंग करते होते थे, फ़हीम अशरफ के साथ बॉलिंग में ओपनिंग कर रहे होते थे इमाद वसीम। पहला दूसरा ओवर या फ़हीम कर रहे हैं या इमाद कर रहे हैं, वो एक कॉम्बिनेशन उस टाइम पे एक टाइम पे ऐसा था। अब इस सब के दौरान इमाद वसीम की ओपनिंग जो थी वो टीम से बाहर रहे, वापस आए, जो जहाँ जैसे जगह मिली है, जिस तरह से खिला रहे हैं। दोनों मैचों में उन्होंने आके जो है ना फ़ौरन से ब्रेक थ्रू दिलाया दोनों मैचों में। लेकिन पहले मैच में उनके जो 1 ओवर में 2 रन और 2 विकेटें थी, वो मेरे हिसाब से ज़्यादा स्पेशल थी दूसरे मैच के हिसाब से। लेकिन इमाद वसीम का उस टाइम पे आके उस टाइप की बॉलिंग करना पाकिस्तान के लिए इन द नेक्स्ट 2 ईयर्स की अगर मैं बात करूँ, उससे ज़्यादा नहीं, 1.5 या 2 साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास बिल्कुल मिडल ऑफ द मिडल पीरियड जो है उसके अंदर एक ऐसा बॉलर मौजूद है जो अंदर भी निकाल सकता है, ड्रिफ्ट भी कर सकता है, फ्लाइट भी दे सकता है और एक्चुअल को बॉल अगर थोड़ी सी स्पिन हो विकेट के अंदर तो वो परचेज भी ले सकता है। वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान में दूसरा ऑप्शन यही चीज़ करने के लिए आपके पास इफ्तिखार है। दोनों को हम इफ्तिखार को और इमाद वसीम को एज ऑलराउंडर्स ही इस्तेमाल कर रहे हैं, हमने दोनों मैचेस में देख लिया दोनों की। लेकिन इफ्तिखार को मोर ऑफ द बैटर नहीं करते। इफ्तिखार बैटिंग ऑलराउंडर, इमाद बॉलिंग ऑलराउंडर, बट देन अगेन आपको उनके दोनों स्किल्स की रिक्वायरमेंट है क्योंकि आपके पास जैसे आपने पहले कहा कमिंग बैक टू वन पॉइंट क्योंकि डिस्कशन किसी और तरफ निकल जाएगी ना, क्योंकि ये क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है कि इसको जितना हम डिस्कशन को बढ़ाते जाएंगे बढ़ती जाएगी। शाहीन शाह अफरीदी की आपने बात की, वो स्टार्ट के ओवर्स में सबसे ज़्यादा विकेट्स लेने वाले बॉलर हैं, विकेट्स भी लिए उन्होंने, इफेक्टिव भी हैं जिस तरह आपने बात की। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी अब विकेट्स नहीं ले रहे, इसकी क्या वजह है? इज़ ही स्ट्रगलिंग विद फॉर्म, इज़ ही स्ट्रगलिंग विद समथिंग एल्स, या फिर हाइप ज़्यादा है, या फिर वो मीडिया का जो एक हाइप बन गई है उसके बाद वो सोच रहे हैं कि छोड़ो मेहनत करने की क्या ज़रूरत है, वाह वाह तो हो चुकी है, एक आध विकेट ले लेंगे, बाकी काम तो हारिस वगैरह कर रहे हैं। आई थिंक जब भी कोई टीम या टूर्नामेंट या सीरीज़ आ रही होती है, हर टीम एक तैयारी करके आती है। जैसे मैं आज आपके सवालों की तैयारी करके आया हूँ, लेकिन यहाँ पे कोई तीसरा बंदा आके मुझसे सवाल पूछने को, मैं कहूँ भाई वो क्या हो गया यार। तो शाहीन की वो लोग प्रॉपर तैयारी करके हैं। शाहीन इज़ नॉट आउट ऑफ फॉर्म। शाहीन की हाइप जितनी हो पूरी दुनिया सेलिब्रेट कर चुकी है शाहीन की हाइप, तो ऐसा हो नहीं सकता कि हम शाहीन को ओवर हाइप कर रहे हो। अगर हम ओवर हाइप कर रहे हो तो दुनिया वो हाइप सेलिब्रेट ना कर रही होती हमारे साथ। अगर हम कहते हैं ना, हम कहते हैं ओवर एस्टिमेट किया हुआ है या इसको ज़्यादा चढ़ाया हुआ है, ऐसी कोई बात है नहीं। शाहीन डिज़र्व्स ऑल ऑफ द प्रेज। शाहीन के लिए वो अच्छी खासी तैयारी करके आए, उनके कोच प्लेयर्स, उन्होंने PSL खेले भी, उन्होंने स्टडी भी किया शाहीन को, और वो शाहीन के लिए तैयार हो के आए। उस टाइम के ऊपर इफ्तिखार, इमाद और हारिस, ठीक है, सारा प्रेशर आके जो है ना वो बॉलिंग पे जो कहते क्रिएट करना होता था, वो
शाहीन क्रिएट करके चले गए, नेक्स्ट 10 ने आके विकेट ले ली। एंड ये हमने देखा होते हुए, पहले भी देखा था। अगर आपको जो मिसबाह एरा की मैं बात कर रहा था, सईद अजमल एक तरफ से प्रेशर क्रिएट किए जा रहे हैं, साथ दूसरी साइड पे अब्दुल रहमान लेफ्टी बॉलिंग करा रहे होते थे। सईद अजमल की बॉलिंग से पूरी दुनिया डरी हुई है, वो उनको मोहतात होकर खेले जा रहे हैं, विकेट अब्दुल रहमान को मिल रही हैं। तो सेम इज द केस इन 2 मैचेस में नजर आया। आई थिंक शाहीन को अगर 2 मैचों में 1 विकेट मिली है, कोई मसले की बात नहीं है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। शाहीन ने बॉलिंग वो ज़रूर कराई है जो हम शाहीन से एक्सपेक्ट करते हैं। जो जिप शाहीन को मिलता है, जो कैरी शाहीन को मिलता है, जो शाहीन के एक्शन पे खड़े होकर हम वेट करते हैं ना जब वो बॉल मारेगा और बॉल उठेगी, वो हमने देखा है उनको मिलते हुए। शाहीन को विकेटें मिलेंगी, वी जस्ट हैव टू वेट। अब आज की पिच कैसी होती है वो हम बाद में बात करेंगे। अच्छा, अब बात करते हैं दूसरे T20 की, स्पेशली स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान की ओपनिंग शराकतदारी के हवाले से। और इस दफ़ा वैसा नहीं हुआ जैसा पहले T20 में हुआ। रिजवान भी खेले और बाबर भी खेले और जम के खेले, और बड़ी ज़बरदस्त ओपनिंग पार्टनरशिप हमें देखने को मिली। स्पेशली रिजवान, उन्होंने पहले 50 मुकम्मल की, 50 के बाद वो आउट हुए, लेकिन उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स खेली। और मैं समझता हूँ कि रिजवान का खेलना भी बहुत ज़्यादा लाजमी है, क्योंकि जिस तरह से इंडिया की जानिब से सूर्या कुमार यादव डक पे डक बनाए जा रहे हैं और वो आउट हो ही जा रहे हैं, अगर रिजवान यहाँ से परफॉर्म करेंगे तो रिजवान के वापस चांसेस हैं T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में नंबर 1 आने के। बिल्कुल, रिजवान क्वालिटी प्लेयर, 2 साल से इतने कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना पाकिस्तान के लिए आसान काम नहीं है, और कंसिस्टेंटली करते रहना भी आसान काम नहीं है। रिजवान ने जिस किस्म की क्रिकेट खेल रहे थे, आपने उनकी शॉट देखी, एक जो उन्होंने मिड विकेट में छक्का मारा, उसकी क्या खूबसूरत आवाज़ थी। वो क्लिप वायरल चल रहा है आजकल। वो सिर्फ आवाज़ सुनने के लिए लोग मल्टीपल टाइम्स वो क्लिक दे रहे हैं। मैं तो लोगों की स्टोरीज देख देख के थक गया कि यार हर बंदे ने वो सिर्फ आवाज़ के लिए वो स्टोरी डाली हुई, और उसकी कॉमेंट्री भी उस पर बड़ी खूबसूरत, उनके वर्ड्स उसमें हैं। रिजवान के बैट से जब बॉल फ्लाई करती है ना, उसकी आवाज़ बहुत खूबसूरत आती है। ये हम पहले भी देख चुके हैं, और लोग इंतज़ार करते हैं कि रिजवान जब मास्टर करेगा, जब मिडल करेगा बॉल को, तो वो बहुत खूबसूरत साउंड, हमने वो मतलब वो साउंड सुनने के लोग दीवाने हो गए हैं रिजवान के बैट से। प्रॉब्लम वहाँ आती है जब रिजवान का बल्ला मिडल ना हो रहा हो, ठीक है, जब रिजवान बॉल को मिडल ना कर रहे हो, रन उनके फिर भी बन रहे होंगे, एजेस लग रहे होंगे, फ्रेंच कट्स जा रही होंगी, आउटर लग रहा होगा, रिजवान रन फिर भी बना रहे होंगे, लेकिन रिजवान बस वो बनाते हुए हमें खूबसूरत नहीं लगेंगे। रिजवान का ऑड 42 भी बड़ा अजीब सा होता है, 42 करके वो आउट हो गए, लेकिन किसी के ऊपर इंप्रेशन नहीं आएगा। लेकिन रिजवान मिडिल कर रहे जैसे पिछले मैच में वो कर रहे थे, खूबसूरत 50 थी उनकी। और इवन जिस बॉल पे वो आउट हुए हैं, वो चाह रहे थे उसको उठा के। ये ऐसे प्लेयर है कि अगर मिडिल ना भी करें इनको रन मिलते हैं। एग्जैक्टली। थोड़े से अनऑर्थोडॉक्स टेक्निक के अंदर वो हैं, जिसके अंदर वो इस तरह लग रहा होता है कि फंसे हुए हैं, कुछ अजीब व गरीब करने की कोशिश कर रहे हैं, रन नहीं आ रहे, करते करते 50 बना देते हैं। बिल्कुल ऐसी। तो उनके ऐसी इनिंग्स में जैसे मैं बात कर रहा हूँ, काफ़ी रन ऐसे होंगे जो एम ही निकल के आ रहे होंगे, ठीक है। जैसे वो स्वीप खेलने जा रहे थे पीछे, वो इधर से बॉल निकल के चलेगी, 22 के रन मिल गए। टीम की कंट्रीब्यूशन भी बनती है, उनके रन्स भी निकलते रहते हैं, लेकिन वो लोगों को समझ नहीं आती। काइंड ऑफ लाइक मार्नस लबोशेन जिस तरह से करते होते हैं, कुछ पता नहीं होता, वो एकदम से 100 करके बैठा होता है, कहते यार इसको रन्स कहाँ से मिले। तो रिजवान इज दैट सॉर्ट ऑफ अ प्लेयर। और व्हाट्स अबाउट बाबर आजम्स 100 फर्स्ट 50 एंड देन 100, मतलब कि आखिरी गेंद पे उन्होंने 100 बनाया, और वो मतलब कमाल लगे कल के दिन। और स्ट्राइक रेट भी उनका कमाल था। मतलब मैं अक्सर उन पे तनकीद इस वजह से करता हूँ कि दो वजह से मैं भी तनकीद करता हूँ उन पे। कभी कभार उनका स्ट्राइक रेट उतना अच्छा नहीं होता, और फिर टेस्ट क्रिकेट पे तो उनकी तनकीद इस वजह से भी बनती है कि रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर रहे। लेकिन कल तो उन्होंने स्ट्राइक रेट भी इम्प्रूव रखा और कमाल खेले, और मतलब कि आउट क्लास कर दिया तमाम तरह डिपार्टमेंट्स में अपोजिशन को। आई थिंक इट वॉज अ किंग्स नॉक। और अगर कोई थोड़ा पहले से पाकिस्तान क्रिकेट को फॉलो करता आ रहा है तो उनको मोहम्मद यूसुफ की एक इनिंग्स याद होगी, जिसमें उन्होंने भी आखिरी ओवर में 2 छक्के मार के जो है ना अपना 100 पूरा किया था। तो मुझे बिल्कुल मैं उस इनिंग्स पे चला गया। शारजा की वो इनिंग्स थी मेरे ख्याल से, और पूरी थ्रू आउट द इनिंग्स, शुरू की 3-4 बॉलें बाबर आजम ने जो खेली वो माइनस करके, जिस अथॉरिटी से बाबर आजम ने वो मैच खेला, जिस अथॉरिटी से उन्होंने स्कोर किया, खूबसूरत बैटिंग, कमाल। कोई उसमें एक फैक्ट भी था कि बाबर आजम ने मेरे ख्याल से कोई 15 इनिंग्स के बाद छक्का मारा T20 क्रिकेट में। तो एक उनके दिमाग से भी वो एक जो है ना वो जो बैठा होता है। अच्छा, कल तो इस तरह के शॉट भी हमें देखने वो तो बहुत खूबसूरत शॉट था। वो थोड़ा सा वो पाकिस्तान में इंडिया वाले मैच में कोहली ने जो हारिस रऊफ को मारा था, थोड़ा सा उसका रिमाइंडर भी था। तो होपफुली वो बाबर आजम अपने जो है ना मोर शॉट्स में ऐड कर रहे हैं। उस वक्त लोग ये कह रहे थे कि ये सिर्फ जो है ना कोहली लगा सकता है, लेकिन कल उसका जो बाबर ने मारी है वो बहुत खूबसूरत था, बहुत खूबसूरत था। लेकिन आप देखें, आप बीइंग नंबर 1 इन, मतलब बीइंग इन द टॉप 5 ऑफ ऑल रैंकिंग्स,
कि आप खुद ये सोच रहे हैं, आप कैप्टन हैं पाकिस्तान जैसी बड़ी टीम के, और आपको पता है कि कुछ शॉट्स आपके पास अभी भी नहीं है इस फॉर्मेट में compete करने के लिए, और आप अपने डिक्शनरी के अंदर वो शॉट्स ऐड कर रहे हैं, इज़ अ ह्यूज थिंग। आपको अंदाज़ा होता है उसके कैलिबर का, उस प्लेयर के, कि यार वो जो कुछ उसने अचीव किया उसके बावजूद वो ये सोच रहा है कि मुझे मज़ीद कुछ करना है, मुझे मज़ीद डायमेंशंस ऐड करनी है। उनका स्ट्राइक रेट पे उन्होंने कोई सवाल नहीं उठने दिया अपनी इनिंग्स में। जिस तरह से उन्होंने कैरी किया, ख़ासतौर पे इफ्तिखार के साथ जो पार्टनरशिप थी, आई थिंक इट वाज ब्रिलियंट, क्योंकि आपका 99 की एक पार्टनरशिप और फिर 5 रन के अंदर आपकी 4 विकेटें गिर जाना इन टोटल, ठीक है, कि आप 99 पे कोई आउट नहीं हो और फिर 105 106 के ऊपर आप 4 आउट टीम के साथ पहले दिन हमने देखा था कि ओपनिंग शराकतदारी नहीं हुई तो आके साइम अयूब और फ़खर जमान खेले, फिर आप दोनों की फॉर्म लगी है। मैं साइम अयूब की बात करूं और फ़खर की, आप फॉर्म में, आपको रन्स मिल रहे हैं। बाबर, रिजवान, लेट्स सपोज रिजवान आउट हो गए थे, आपको वहाँ पे बाबर का साथ देना चाहिए था। ये पाकिस्तान ने रन्स बनाए, ये डबल हो सकते थे, लेकिन हमारे यहाँ ये होता है कि जब हम देख ले होते हैं ना कि एक आधा काम जो कर चुका है बाबर और रिजवान कर चुके हैं, तो फिर हम कैजुअल आके खेलते हैं। उसी कैजुअलिटी में हमने फ़खर जमान की विकेट भी गंवाई और वहीं पे हमने साइम अयूब की विकेट भी गंवाई। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे भी इनको किसी ना किसी को मेंटल स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, इनको कुछ ग्रूमिंग की ज़रूरत है। टैलेंट तो इनमें है और रन्स भी ये करते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी जो है ना वो वाली नहीं है जो बाबर रिजवान की है। देखें, वो बाबर रिजवान की कंसिस्टेंसी है, इसलिए पूरी दुनिया उनको मानती है, ठीक है, दैट इज़ अ सेपरेट थिंग। लेकिन जो अप्रोच बड़ी इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे, कि जब आपके पास 100 रन की पार्टनरशिप ओपनिंग की लगी हुई है और आप क्रीज पे आते हैं खेलने के लिए, आपके दिमाग पे वो प्रेशर है ही नहीं, वो आपके दिमाग में जो है ना वो एक दबाव नहीं है कि यार मैंने जो है ना, आपके पास लाइसेंस है कि यार मैं फ्रीली अपनी गेम खेलूँ। फ़खर की शॉट, फ़खर वो शॉट हर मैच में खेलते हैं, वो कोई नई शॉट नहीं थी, वो कोई इनोवेशन नहीं थी, सीधी बॉल आ रही थी, शायद थोड़ी सी स्विंग कर गई, थोड़ी सी बैठ गई, वो इनसाइड एज लगा, विकेटों में चली गई। फायर इनफ, पिछले मैच में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, नहीं कर सके, कोई मसला नहीं। साइम अयूब आए, साइम अयूब ने अपनी पूरी शॉट खेली जो वो खेलना चाहते थे, जो वो खेलते हैं, जो खेलते आ रहे हैं, जो हम देखना चाहते हैं। साइम अयूब, हम नहीं, आप और मैं नहीं देखना चाहते कि साइम अयूब बॉल को ब्लॉक करे। हमें नहीं पसंद साइम अयूब बॉल को ब्लॉक करे, क्योंकि हमें देखना नहीं है उसको बॉल ब्लॉक करते हुए, हमें देखना है उसको शॉट मारते हुए। जो जिस खूबसूरती से वो शॉट्स खेलता है, हमें वही शॉट्स देखनी है। उसने वही शॉट खेली, वो आउट हो गया। प्रेशर नहीं था, उसके ऊपर प्रेशर नहीं था, थोड़ा सा बिल्कुल हो सकता है कि ही वॉज कैजुअल इन हिज अप्रोच। उसको एक बॉल शायद देख लेनी चाहिए थी, 2 बॉलें देख लेनी चाहिए। पहली बॉल पे आउट होना इज़ सॉर्ट ऑफ एक चीज़ बताता है कि आपकी इस टाइम पे अप्रोच क्या है। ऊपर से उनको ऑर्डर क्या मिला था, क्या सुन के आए थे वो, कि यार जाओ तुम अपनी गेम खेलो जाके, जो होगा देखा जाएगा, कोई मसला नहीं। पाकिस्तान के पास बैटिंग अभी काफ़ी मौजूद थी, तो फ़खर और साइम का एक साथ आउट होना आई डोंट थिंक कोई बहुत बड़ा मसला। लेकिन अपनी फॉर्म के साथ तो इंसाफ करना चाहिए ना, ये तो आपको बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना जब फॉर्म लगी हो तो उसके साथ इंसाफ करना चाहिए। उसके बाद आप देखें इमाद वसीम आए, वो भी चले गए, लेकिन वो भी एग्रेसिव अप्रोच पे चले गए। एग्जैक्टली, इफ्तिखार को दाद देनी पड़ेगी। इफ्तिखार रुके भी रहे, और मैंने जितनी इफ्तिखार की इनिंग्स को एंजॉय किया, ये शायद मैं आपको बताऊं कि वो जिस तरह खेल रहे थे ना, अथॉरिटी के साथ खेल रहे थे, वो जहाँ पे शॉट खेलना चाह रहे थे वहीं पे उन्होंने शॉट खेला। ऑल दो उन्होंने 33 रन बनाए, लेकिन इफ्तिखार वाज लुकिंग वेरी वेरी स्पेशल आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। जैसे मैंने पहले मैं बोल रहा था कि वो उस एरा के वाले मिसबा वाली उन्होंने फील दी, कि उन्होंने कहा यार एक साथ 5 रन के अंदर 4 विकेटें गिर गई हैं, तो मैंने सबसे पहले आके तो है ना अपने पार्टनर का साथ देना। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, बाबर के ऊपर जो प्रेशर आया हुआ था कि अब सब यही सोच रहे थे ना कि बाबर सीनियर प्लेयर है, इस टाइम सेटल बैठा हुआ है, 50 हो गई है, अब 100 करेगा, 50 होने वाली है। वहाँ पे फ़ौरन से 2-3 शॉटें मार के सारा प्रेशर बाबर के ऊपर से उतार दिया। बड़ेपन का मुजाहरा किया कि यार तुम सेटल प्लेयर हो, तुम्हें पूरे गेम एंकर करने की अभी भी ज़रूरत है, जो कि हमने देखा फिर बाबर ने किया। तो वो जो अप्रोच थी इफ्तिखार की, वो पहले उनको सुकून देने की, कि एक प्रेशर जो था उसको कम करके उतार देने की, वो झाड़ देने की, और फिर उनका साथ देने की। जहाँ पे सिंगल है सिंगल प्रॉपर ले रहे हैं, जहाँ पे डबल है डबल प्रॉपर ले रहे हैं, जहाँ पे उनको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे मैं छक्का ले सकता हूँ, वो फुल शॉट मार के क्राउड में बॉल फेंक रहे हैं, ब्यूटीफुल टू सी। जहाँ पे चौका मारना, उन्होंने अपनी शॉटें पूरी खेली, वंडरफुल टू सी। मुझे हमेशा खुशी होती है जब कोई क्रिकेटर
बैटिंग कर रहा हो तो वो अपना पूरी शॉट अच्छा, जान से खेल न्यूजीलैंड रहा की हो। अगर बात कर ली जाए, न्यूजीलैंड की जानिब से बॉलिंग की बात करते हैं तो लोग कहते हैं ना, हम भी कहते हैं कि न्यूजीलैंड की सेकंड टीम है, लेकिन मैं समझता हूँ कि बॉलिंग में अभी भी वो बहुत अच्छे हैं। मैट हेनरी उनके एक्सपीरियंस बॉलर हैं, फिर उसके साथ साथ शिपले उनके अच्छे बॉलर हैं, फिर आप देखिए जिमी निशाम खेल रहे हैं उसमें। अगर कोई थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस ही है तो ये रविंद्रा के आप कह सकते हैं, या बेन लेस्टर की कह सकते हैं, लेकिन इतनी अच्छी बॉलिंग के बावजूद भी अच्छा परफॉर्म करे पाकिस्तान की टीम, और मैट हेनरी भी अच्छा परफॉर्म करे। मैं स्पेशली मैट हेनरी की बात करूंगा कि वो दोनों मैचेस में हमें अच्छे नज़र आए, पेस भी उनका नज़र आया, विकेट्स भी उनको मिली हैं। देखें, जब भी कोई इंटरनेशनल सीरीज़ होती है ना, आप ये नहीं कह सकते कि सेकंड टीम है थर्ड टीम है। उनके पास जो फर्स्ट 11 थी उन्होंने अवेलेबल, ठीक है, वो तो अपनी उनकी प्रेफरेंस है ना कि वो नेशनल ड्यूटी नहीं प्रेफर कर रहे हैं। डिफरेंट सिनेरियो दोनों सीरीज़ का क्या है, एक थोड़ी सी मेरे दिमाग में एक चीज़ फंसी हुई थी बड़े जोर जी की, जी जी बताएं मुझे। कि पाकिस्तान अफगानिस्तान सीरीज में पीसीबी चोज टू रेस्ट आवर सीनियर प्लेयर्स। एग्जैक्टली, देयर वाज नो अदर थिंग। हमने अपने बल्कि यंगस्टर्स हमारे को तो कह मौका रहे थे कि देना खेलना है हमने। था। हाँ, वो तो कह रहे थे हमें खिलाओ। हमने कहा नहीं, हम आपको रेस्ट का मौका देना चाहते हैं, आप रेस्ट करो, हम यंगस्टर्स को आगे लाना चाहते हैं। वंडरफुल टू सी, ग्रेट डिसीजन। जहां पे उनकी बात है इस टाइम, दे चोज नॉट टू डू देयर नेशनल ड्यूटी। वो अपनी नेशनल ड्यूटी छोड़ के दूसरे मुल्क की लीग खेलने गए हुए हैं, जहां पे वो इंजर होकर वर्ल्ड कप से बाहर हो रहे हैं। एग्जैक्टली। तो इस टाइम पे मेरे हिसाब से न्यूजीलैंड का बोर्ड एक खसारे में है कि वो अपनी तरफ से नेशनल ड्यूटी छोड़ के जो चीज कर रहे थे उससे वो अनफिट होने के 100% चांसेस हो गए सबसे बड़ा वर्ल्ड कप से बाहर। सबसे बड़ा सुपरस्टार केन विलियमसन, दुनिया का सबसे बड़ा टॉप 3 सुपरस्टार्स में अगर जिक्र करेगा तो फैब 4 में उनका जिक्र आता है। मतलब पहले पे आप विराट को कह लें, दूसरे पे आप विलियमसन को कह लें, तीसरे पे आप बाबर को कह लें, चौथे पे आप स्मिथ को कह लें, यही चार है ना। बिल्कुल ऐसी है। तो देखें, प्रेफरेंस उनकी ख़राब रही जिसकी वजह से उन्होंने ऐसी टीम भेजी। हमने तो उनको नहीं कहा था आप अपनी ABCDEFGHZ टीम जो मर्जी आपने प्लेयर भेजना है भेजें। हमारी तरफ से तो कोई ऐसा वो नहीं था। हमें तो चाहिए था कि उनकी फुल स्ट्रेंथ टीम आती और फिर हम खेलते। अब जो टीम आई है पाकिस्तान ने, क्योंकि अपनी प्रैक्टिस, अपने जोर, अपना बाजू मनवाने के लिए खेलना ही खेलना है। पिछली सीरीज़ में हम इजी क्यों थे, हमें पता था हम यंगस्टर्स खुद अपनी मर्जी से भेज रहे हैं। हमने उनको टेस्ट करना है, हमने उनको ट्राई करना है इंटरनेशनल अरीना में। इस टाइम पे उनका मकसद टीम पूरी करना था, जिसकी वजह से उन्होंने ऐसी टीम भेजी। सो इट डज नॉट मैटर, वी डिड नॉट आस्क देम टू सेंड दिस टीम। वो उन्होंने अपनी मर्जी से जो उनको सही लगा वो उन्होंने किया। चैपमैन वाज वेरी वेरी स्पेशल, क्योंकि अब हमने इसके बाद जब वापस आना है तो फिर हमने डिस्कशन को कल के आज के मैच के ऊपर ले जाना है। चैपमैन आई थिंक ही बैटेड ब्यूटीफुली। पहले मैच में भी उन्होंने बहुत अच्छा खेला और दूसरे मैच में भी, और वो लग रहा है कि चैपमैन जो है ना वो न्यूजीलैंड के ऐसे स्टार हैं कि जो कि इस क्रिकेट में कम से कम न्यूजीलैंड को एक लंबे अरसे तक सर्व करेंगे। देखें, हम न्यूजीलैंड की क्रिकेट को जब से देखते आ रहे हैं, उनके दो ओपनर्स बहुत प्रोलिफिक ओपनर्स, जो एक क्या नाम है इनका, एकदम से दिमाग कौन सा ओपनर है यार इनका, न्यूजीलैंड के ओपनर जो मार्टिन गप्टिल, कॉलिन मनरो ओपनिंग करते आए और बड़े प्रोलिफिक ओपनर रहे हैं न्यूजीलैंड के लिए। हमें नजर आ रहा है कि मार्टिन गप्टिल पिछले 1-1.5 साल से थोड़ा सा आउट ऑफ टच, वो उनका डेप्थ जो है ना करियर का वो नजर आ रहा है। एज फैक्टर है। अब उन्होंने भी, न्यूजीलैंड ने भी उनको रेस्ट देना शुरू कर दिया, उनको 1 डाउन 2 डाउन खिलाना शुरू कर दिया। पूरा वर्ल्ड कप वो बाहर बैठे रहे। बिल्कुल ऐसी है। तो उनको भी पता है कि हमने अगला जो है ना ओपनर तैयार करना है। चैपमैन सीम्स लाइक अ वंडरफुल फाइंड कि ओपनिंग जब जहाँ की बात है, इनिंग्स शुरू हो रही है जहाँ पे वो स्टांस देना, उस फ्लो से खेलना, वो जैसे फ्लो से पहले मैच में खेले और दूसरे मैच में खेले, वो मेरे हिसाब से तो बहुत बेहतरीन था। बहुत मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली, जिस अटैक से, जिस अप्रोच से वो खेल रहे थे। जैसे पहले बात जिस बॉलिंग के खिलाफ शाहीन के खिलाफ खेल रहे हैं, हारिस रऊफ बॉलिंग करा रहे हैं, और उनको वो शॉट्स देना जो वो दे रहे थे, ब्रिलियंट टू सी। वही बात करें कि वो तैयारी करके आए थे। ठीक है जी, वो तैयारी करके आए हुए थे। यहाँ पर हम वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी ब्रेक की तैयारी आएंगे तो कल के मैच, आज के मैच के हवाले से बात करेंगे। स्टे विद अस। यहाँ पर अली ताबिश से कि आज के मैच में क्या कुछ होने वाला है। आज भी कदाफी स्टेडियम में मैच खेला जाएगा और कदाफी स्टेडियम के बाद तमाम तो रुख होगा रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की जानिब, और अगला मैच जो है वो T20 का रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। लेकिन आज के मैच के हवाले से बड़ी खबर यह है कि मोहम्मद रिजवान वो अनफिट हैं और उनकी बैक में कुछ पेन है, जिसकी वजह से वो आखिरी मैच में आपको पता होगा कि उनकी जगह मोहम्मद हारिस विकेट कीपिंग करने के लिए आए थे। अब खबरें ये भी आ रही है कि मोहम्मद रिजवान शायद टीम में खेलें, शायद ना खेलें, लेकिन मैं समझता हूँ अली ताबिश के आगे वर्ल्ड कप का साल है, आपको छोटी से छोटी इंजरी को भी सीरियस लेना चाहिए, और अगर आपके पास हारिस जैसा बैकअप मौजूद है तो आपको थोड़ा सा रेस्ट कर लेना चाहिए। बिल्कुल, आई थिंक सिर्फ ये साल भी वर्ल्ड कप का, अगला साल भी वर्ल्ड कप का,
चैंपियंस ट्रॉफी भी है। एग्जैक्टली ये तो देखें, मैं आपको एक बात फिर उससे बताऊं। अगले साल। अच्छा मैं आपको एक बात दूं, आप यहाँ से थोड़ा सा देख लेना, एशिया कप है अगस्त में, एशिया कप के बाद आपका वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप के बाद आपकी पीएसएल है, पीएसएल के बाद आपका यूएसए और वेस्ट इंडीज का वर्ल्ड कप है, फिर इसी तरह करते करते तो अब जो है ना आईसीसी के इतने टफ स्केड्यूल हैं, 25 का चैंपियन ट्रॉफी है, हर 3-4 महीने बाद आपका एक मेजर इवेंट है। बिल्कुल ऐसी है। तो आई थिंक बिल्कुल इन बिटवीन आपने सीरीज भी करनी है, सॉरी टू कट, अपनी बायलैटरल सीरीज भी खेलनी है, आपने डोमेस्टिक सीरीज भी खेलनी है, बहुत कुछ है। अब मैं बिल्कुल आपकी सही बात है कि छोटी से छोटी इंजरी को भी बहुत सीरियस लेना चाहिए। रिजवान ने जो वो स्ट्रेच किया था, जो बच गए थे, वो स्टंपिंग डिसीजन पे और कॉट का उनका था, स्पिनर आई थिंक रविंद्रा बॉलिंग करा रहे थे। आई थिंक वो इतना ज़्यादा उन्होंने स्ट्रेच किया था, उसके बाद वो डिसीजन के बाद भी काफ़ी देर बैक उनकी पेन रहा, हमें नज़र आया। शायद उन्होंने थोड़ी देर कीपिंग करने की भी कोशिश की, लेकिन उनसे नहीं हो पाई, उनका बैक का पेन दोबारा निकल आया, कोई मूवमेंट के लिए खासतौर पर ट्रिगर होता है। आई थिंक ही शुड डेफिनेटली रेस्ट। ऐसे उनका खेलना, खबरें आ रही है ना कि वो खेलना चाहिए, मैं समझता हूँ कि नहीं खेलना चाहिए उनको। उनका खेलना उतना इंपॉर्टेंट है जितना उनका रेस्ट करना इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली इस टाइम पे अगर देखा जाए पाकिस्तान 2-0 अप है, आपके पास 3 मैच और पड़े हैं, ठीक है। आप एक मैच अगर हार भी गए तो कोई मसला नहीं यार, अगले मेहमान आए वो एक मैच जीत भी जाए, कोई मसला नहीं, ये ना कि फिर नाराज हो जाए जैसे पहले हुआ था, पहले नाराज होकर चले गए थे। तो इट्स ओके। आई थिंक रिजवान शुड रेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिजवान के लिए, पाकिस्तान टीम के लिए, फॉर इट्स फ्यूचर, अगले 2.5-2 साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिजवान कोई इंजरी सस्टेन ना कर दे। एक इंजरी हो, उसका प्रॉपर इलाज हो, टाइमली इलाज हो, ताकि पाकिस्तान की टीम और पाकिस्तान की टीम के कॉम्बिनेशन इन ऑल 3 फॉर्मेट्स। कल की जो खबर ये थी कि वो शायद खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, लेकिन आज की अभी खबर डेफिनेटली ये भी आना है कि वो खेलेंगे। अच्छा ये बताएं कि आज जो मैच है इसमें कोई टीम में चेंजेस आप को नजर आ रही रिजवान के अलावा? रिजवान की जगह तो चले मोहम्मद हारिस आ जाएंगे, क्या एहसान को हमें खिलाना चाहिए, नहीं खिलाना चाहिए? क्योंकि इसके अलावा तो हमारे पास कुछ ऐसा है नहीं देखने के लिए। आजम और तैयब ताहिर तो वैसे ही बाहर हो चुके। आई थिंक शायद फ़हीम अशरफ की जगह मोहम्मद नवाज खेलें, शायद, मुझे ऐसे लग रहा है। इट कुड ऑल्सो बी कि शायद मोहम्मद जमान को रेस्ट दे के मोहम्मद नसीम को खिलाया जाए, नसीम शाह को, मोहम्मद नसीम कह रहा हूँ, ये जमान खान की जगह, क्योंकि जमान खान ने दोनों मैचों में एक विकेट ली है, इंपॉर्टेंट विकेट थी हालांकि, लेकिन जमान की परफॉर्मेंस तो बड़ी अच्छी रही है। इकोनॉमी कमाल, एक्यूरेसी कमाल, बॉलर को डिस्टर्ब करना कमाल, ठीक है। कुछ चांसेस थे उनकी बॉलिंग पे जो ग्रैब, लेकिन आप समझते नहीं है कि कल के दिन भी हमें सेम कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहिए? आज के दिन अगर रिजवान नहीं है तो हारिस को कर लें, सेम कॉम्बिनेशन के साथ जाएं और फिर अपना बेंच स्ट्रेंथ जो है लास्ट 2 मैचेस में मुझे फ़हीम की प्लेसमेंट इस टाइम टीम में नजर नहीं आ रही। फ़हीम से बेहतर बैटिंग में मोहम्मद नवाज परफॉर्म कर चुके हैं, ठीक है। बॉलिंग में मोहम्मद नवाज की बॉलिंग हम सबको पता है, बाबर आजम के अपने, तू मेरा मैच विनर है, तू मेरा मैच विनर। तो मैं आपको बताऊं, फ़हीम की पोजीशन जिस जमाने में आप बात कर रहे थे ना, वो ओपनिंग भी करते थे, वो अप फॉर ग्रैब होती थी। वो उसकी पोजीशन होगी, मोहम्मद वसीम जूनियर की पोजीशन होगी, ये ऑलवेज अप फॉर ग्रैब है। अगर इनमें कोई अच्छा परफॉर्म करेगा वो आ जाएगा। तो पिछले मुझे 2 मैचेस में वो फ़हीम की पोजीशन जस्टिफाई होती हुई नजर नहीं है, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है आज कि शायद उनकी जगह मोहम्मद नवाज खेलें। नसीम को खिलाना जमान की जगह, आई डोंट नो, मे बी जस्ट टू maybe a little compensation probably for एक होता है ना, हो सकता है न्यूजीलैंड आज 2-3 चेंजेस करे, मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ उनको डराने के लिए, बिकॉज नसीम शाह पिछले 3-4 साल से प्रूवन फास्ट बॉलर रहे हैं जिनकी दहशत रही है, ठीक है। वो दुनिया में एक जाने वाला, मानने वाला नाम बन गया है नसीम शाह। पेस और एक्यूरेसी हमने वर्ल्ड कप में देखा था नसीम शाह की, कितनी खूबसूरत एक्यूरेसी, जहाँ पे देखा था। हाँ, उसके बाद उनको उस तरह से चांस भी नहीं मिला। सर चांस मिल रहे हैं, पीएसएल पूरा मिला है, अफगानिस्तान के खिलाफ वो सीरीज लीड कर रहे थे, बिल्कुल कर रहे थे, लेकिन नसीम शाह के हवाले से मुझे बड़े कंसर्न है। नसीम शाह की अफगानिस्तान सीरीज में भी बॉलिंग एक्यूरेसी बहुत अच्छी थी। सर एक्यूरेसी अच्छी थी, रन्स पड़े, उनको विकेट्स नहीं मिल रहे, मेरे बड़े कंसर्न है नसीम शाह के हवाले से। बिल्कुल, जितना ज्यादा वो अच्छे बॉलर थे, अब पीएसएल के बाद आप देख लें, मुझे लगता है कि वो एक्शंस में, शशकों में थोड़ा सा ज्यादा पड़ गए इंस्टेड ऑफ अपनी बॉलिंग पे तवज्जो देने के। आई थिंक उनको पीएसएल में जिस टीम से खेल रहे थे, बॉटम ऑफ द टेबल रही, उनकी कोई परफॉर्मेंसेज ऐसी नहीं रही, बहुत करीब मैचेस पे भी वो हारे, लेकिन आई थिंक ही इज़ लैकिंग कॉन्फिडेंस राइट नाउ, ठीक है। एक सीरीज के बाद एक पीएसएल उनका अच्छा नहीं गुजरा, अंडरस्टैंडेबल, इट्स ओके, होता है, कोई मसला नहीं। सर कॉन्फिडेंस तो आपका लैक होगा ना जब टीम में एहसान और जमान खान आ जाएंगे। बिल्कुल, ऑब्वियसली आपको फिर मेहनत करनी होगी ना। ही वाज लीडिंग द अटैक, देखिए मेरी बात आप समझें, ही वाज लीडिंग द अटैक अगेंस्ट अफगानिस्तान, और उन्होंने क्या किया, उनको हमें बैठाना पड़ा भाई। He wasn't up to the mark. He wasn't up. Yes. Because देखें, ऐसी सीरीज में जब आप सबके कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, तो नसीम का भी कॉन्फिडेंस वहां से बिल्ड होना था।
ऑब्वियसली कुछ लैकिंग रही उनके कॉन्फिडेंस में, उनकी अप्रोच में, जिसकी वजह से उनको स्कोर पड़ा, जिसके मजीद उनका जो है ना और डिमोरलाइज होकर बाहर हो गए। बाबर आजम के हवाले से बताइएगा। उन्होंने कहा जी, इमाद वसीम को इंटरव्यू देते हुए कहा कि ये जो मैंने सेंचुरी बनाई है और जो सेलिब्रेशन थी सेंचुरी के बाद, ये उन्हीं लोगों के लिए है जो स्ट्राइक के ऊपर तनकीद करते थे, मेरे स्ट्राइक रेट के ऊपर तनकीद करते आई थे। थिंक बहुत सारे लोग थे, और मैं भी था, बहुत सारे लोग थे इसमें। शेख जट साहब थे उसमें कोई आई थिंक अप्रोच कि बाबर आजम की अप्रोच के ऊपर कभी क्वेश्चन नहीं था। उनका स्ट्राइक रेट कि वो थोड़ा बॉलें खा जाते हैं, ज़्यादा खेल लेते हैं। ऑब्वियसली फिर जब ज़्यादा खेल जाते हैं स्कोर भी करेंगे, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने स्कोर किया वो ज़्यादा बड़ा जवाब था उन क्रिटिक्स के लिए कि यार देखो, मैं पहली 25 गेंदों पे भी आपको 50 करके दे सकता हूँ सर। हम मैं आखिरी 15 के ऊपर भी आपको 50 करके दे सकता हूँ। 190 के स्ट्राइक रेट से खेले, नो प्रॉब्लम। तो यही तो बात है ना, लेकिन अप्रोच की बात है ना। जहाँ पे उनको रिजवान स्ट्राइक रेट दे रहा था, वहाँ बाबर अपनी फ्री फ्लोइंग गेम खेल रहे थे। उस टाइम पे उनका 160 से लेके 170 180 तक स्ट्राइक रेट जा रहा था। इवन उनकी 50 जब हुई 35 गेंदों 34 गेंदों पे हुई, तो तब भी उनका 160 का स्ट्राइक रेट था। उसके बाद उन्होंने 2-3 बॉलें ईजी होके भी खेली, लेकिन जो आखिरी 16 रन थे, 17 रन जो उन्होंने आखिरी ओवर में बनाए, सिर्फ आप उसका स्ट्राइक रेट अगर देख लें कि अगर वो 5 गेंदों के ऊपर 17 रन दे रहे हैं आपको, तो 300 प्लस का स्ट्राइक रेट बन रहा होता है, 200 प्लस का स्ट्राइक रेट बन रहा होता है। तो वो अप्रोच इज देयर फ्रॉम बाबर आजम कि सिर्फ पर्सनल माइलस्टोन नहीं, जितना उनके पर्सनल स्कोर में ऐड होना था उतना पाकिस्तान के स्कोर में भी ऐड होना था। तो वो अब पाकिस्तान के लिए खेल रहे थे, अपने लिए खेल रहे थे। सवाल ये होता था ना कि बाबर आजम जो है बेसिकली जब 50 और सेंचुरी के करीब आते हैं तो वो आहिस्ता खेलना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर उनकी स्ट्राइक रेट के ऊपर सवाल होते थे कि इनके स्ट्राइक रेट इतनी ज़्यादा बॉल ले लेते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर आ जाता है। लेकिन अब अगर उनका स्ट्राइक रेट 166 का है या 170 का है, हम तो दुआ करते हैं 190 का हो, हम तनकीद ही ना करें, ठीक है। फिर तनकीद कैप्टनसी पे रह जाएगी। कैप्टनसी पे आज भी मैं बहुत सारे लोग बात करते हैं ना कि बाबर आजम को T20 क्रिकेट में नहीं होना चाहिए, ओडीआई क्रिकेट में। मैं पहले दिन से बात कर रहा हूँ, उसको T20 में भी होना चाहिए, उसको ओडीआई में भी, उसको रेड बॉल में नहीं होना चाहिए जहां पे उसका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। फैक्ट एंड फिगर्स सामने रखने चाहिए आपको कोई भी डिसीजन लेने के लिए। सर देखें, बाबर आजम की जो मैं बात कर रहा था, बाबर आजम ने आखिरी जितना स्कोर किया, जिस हिसाब से वो स्कोर किया उन्होंने, वो उससे आपको पता लग गया कि यार उस टाइम पे अगर मैं खेल रहा होता ना, अगर मैं वाकई में सेल्फिश प्लेयर होता, तो मैं अपने स्ट्राइक रेट की बजाय मैं अपनी एवरेज के लिए खेलता कि मैं अगर 90 नॉट आउट जाऊंगा ना, और फिर मैं अगले मैच में जितना स्कोर करूंगा, मेरी एवरेज उस हिसाब से इंप्रूव होगी। ठीक है, वो बंदा मारने के लिए खेल रहा था। वो बेशक अपनी सेंचुरी के लिए उसकी कोशिश थी या नहीं थी, पाकिस्तान की टीम का स्कोर ऐड हो रहा था। अगर वो आउट हो जाता, उसकी एवरेज वहां पे डिस्टर्ब हो जाती। अगर वो वाकई सेल्फिश प्लेयर होता तो वो फिर भी शॉट पूरी मार रहा था, वो आउट हो भी सकता था सेकंड लास्ट कल के आज के मैच में क्या होगा, एक तो ये कल निकल जाता है ना अक्सर, क्योंकि अब अफ्तारी के बाद है मैच, तो हम डिस्कशन अफ्तारी से पहले करते हैं। वो खत्म अगले दिन में ही होना है, कोई मसला नहीं है। तो आज के मैच में पाकिस्तान इजीली जीत जाएगा अगर फुल स्ट्रेंथ के साथ आया। आई थिंक आज का मैच बाकी दोनों मैचों से ज़्यादा मज़ेदार मैच होगा, ज़्यादा इंटरेस्टिंग मैच होगा, ज़्यादा एक्साइटिंग मैच होगा, क्योंकि न्यूजीलैंड जान मारेगी। न्यूजीलैंड ज़्यादा जान मारेगी, उनको प्रैक्टिस मिल गई है। देखें, पहले मैच में 88 रन से हारा न्यूजीलैंड, बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं थी, एक प्रैक्टिस सेक्शन था। एक दिन की एक्सपीरियंस से अगला मैच 38 रन से हारे, सिर्फ हालांकि पाकिस्तान के स्कोर के में 10 रन का मार्जिन था। तो इम्प्रूवमेंट उनकी तरफ से 50 रन की, ठीक है, बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट थी एक ही दिन के अंदर। चलें, आज 50 की ओवर होगी तो पाकिस्तान का खाता मतलब 2-1 हो सकता है, बट आई वांट अ रियली इंटरेस्टिंग मैच। मैच बहुत मजेदार होना चाहिए, वन साइडेड मैच ना हो। मैं तो समझता हूं कि पाकिस्तान को फुल स्ट्रेंथ से जाना चाहिए और पाकिस्तान को ये मैच जीतना चाहिए, ताकि नेक्स्ट 2 मैचेस में हमें साइम को भी देखने को मिले, हारिस भी देखने को मिले और एहसान और जमान भी देखने को मिले। आई थिंक एहसान शायद T20 टीम में नहीं है, ये हैं T20 में भी है, वनडे में नहीं है, सॉरी वनडे में भी हैं, वनडे में जमान नहीं है, जमान नहीं। ओके ओके, ठीक है। अली ताबिश आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और यहाँ पर वक्त हुआ जाता है खत्म। इंशाल्लाह कल के मैच का, आज के मैच का रिजल्ट क्या निकलता है। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।